वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास, कैसे हो सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? लेसन्स रिवाइज कर रहे हो? रीड करो लेसन्स को अच्छे से। टेस्ट के लिए MCQs हैं तो 1 वर्ड आंसर सही होना चाहिए। तो ध्यान से लेसन पढ़ो बच्चों, है ना? कोई जल्दी नहीं है, यू हैव इनफ ऑफ टाइम। और हमारा कोर्स भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो ध्यान से लेसन पढ़ो। चलो अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर इन हिस्ट्री। वी वर रीडिंग अबाउट द अग्रेरियन पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश। कुछ हमने सिस्टम्स पढ़े पहले, एंड देन उनके इफ़ेक्ट क्या हुए, उनका असर क्या हुआ इंडियन पीजेंट्स और फार्मर्स पर, वो हमने कल तक फिनिश किया था। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विथ नेक्स्ट टॉपिक, द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब हम समझेंगे, इसका मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स को प्रेशराइज किया टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स उन्हें कहते हैं बच्चों जो बेचने के लिए उगाए जाते हैं। वीट, राइस, है ना, ये तो होता है जो फार्मर खुद भी यूज़ में लेता है। लेकिन कमर्शियल क्रॉप्स टोटली या तो इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के काम में आते हैं या फार्मर पूरा प्रोडक्शन बेचता है। दे आर नोन एज कमर्शियल क्रॉप्स। सो नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, ताकि वो उन्हें यूरोप में सेल कर सके, बेच सके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज, है ना, देखो फैक्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल के लिए उगाया जाता है कमर्शियल क्रॉप। इन इंग्लैंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एनकरेज द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अंडरलाइन कर लो कौन कौन से हैं कमर्शियल क्रॉप्स। कॉटन, जूट, इंडिगो, टी, कॉफ़ी एंड रबर। इंडिगो कहते हैं नील को, ठीक, बाकी तो सब जानते हो आप। दीज आर द वेरियस कमर्शियल क्रॉप्स जो इंडियन फार्मर्स से कहा गया ग्रो करने के लिए। व्हेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट मेनली विथ अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, जब भी कोई कमर्शियल क्रॉप उगाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। जब भी कोई ऐसा क्रॉप ग्रो करते हैं फार्मर्स विच इज़ टू बी सोल्ड इन द मार्केट, जिन्हें बेचा जाए पूरे क्रॉप को, दैट इज़ नोन एज commercialization of agriculture. The peasants only think how to get more money by selling their agricultural products. और यहाँ पर peasants की, farmers की कोशिश रहती है कि कैसे उन्हें अपने क्रॉप का ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल सके, ड्यू टू सम आउटसाइड प्रेशर एंड सर्टेन नेसेसिटीज़। हाँ, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने क्रॉप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ले सकें, उसे कितना ज़्यादा दाम पर बेच सकें। द पीजेंट्स इन सच केसेस वर मूव्ड एंड पुश्ड टूवर्ड्स ग्रोइंग क्रॉप्स बाय आउटसाइड कंसिडरेशन रादर देन द नीड्स ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स। तो ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पर पीजेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है टू ग्रो दोज क्रॉप्स, वो क्रॉप्स उगाने के लिए जो कि बेचे जा सके, जिससे कि गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। लोकल लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन कंपनीज़ को, फैक्ट्रीज़ को बेचने के लिए जो क्रॉप उगाया जाता है, दैट सिस्टम इज़ नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ द कॉजेज़ विच लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों इंडिया में एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया? Why British government forced Indian farmers to grow such crops which were to be sold in Europe? क्यों किया ऐसा? Now we will read the causes. Various causes led to the commercialization of agriculture. First, new agrarian policies of the British government. जो नई पॉलिसीज़, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बनाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंडर ऑल सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, जो हमने लेसन के स्टार्टिंग में पढ़े ना, कॉन्ट्रैक्ट, वो बिट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम, हर सिस्टम में द पीजेंट्स वर ओवरबर्डन्ड विथ हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू।
हर सिस्टम में पढ़ा था हमने बच्चों कि पीजेंट्स हैड टू पे अ वेरी हाई लैंड रेवेन्यू, उन्हें बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ता था. आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस दे वर हार्डली लेफ्ट विथ हाफ ऑफ द प्रोड्यूस. इतना ज़्यादा टैक्स था कि वो टैक्स पे करने में ही उनकी आधा क्रॉप या आधी प्रोड्यूस निकल जाती थी और फिर बहुत कम उनके लिए बचता था, विच वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर देम एंड देयर फैमिलीज. जो लेफ्ट रहता था उनके पास, दैट वॉज वेरी लेस. फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, तो अब नेचुरली फार्मर्स वर फोर्स्ड, क्योंकि अगर वो ग्रेन्स उगा रहे हैं, हाई टैक्सेस उन्हें देने पड़ रहे हैं, तो उनके पास कुछ नहीं बच रहा है. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दे हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू गेट सफिशिएंट अमाउंट टू पे exorbitant taxes, very high. Exorbitant means very high. तो now they were forced to grow such crops जिन्हें वो महंगा बेच सकें, क्योंकि महंगा बेचेंगे तो they will get more money, then they will be able to pay high taxes. Second cause, land was made a sellable commodity. ये हमने सिस्टम में समझा था कि अब लैंड को बेचा जा सकता था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड लैंड अ कमर्शियल ऑब्जेक्ट टू बी सोल्ड और मॉर्टगेज लाइक एनी अदर कमर्शियल प्रोडक्ट. पहले नहीं होता था बच्चों, किसान कभी अपनी ज़मीन बेचने की सोच भी नहीं सकता था. ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया? ब्रिटिशर्स ने. जब वो इंडिया में आए उन्होंने लैंड को एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया. अब कमर्शियल प्रोडक्ट क्या होता है? जिसे बेचा और ख़रीदा जा सकता है. तो हमने सिस्टम्स में समझा था ना, लैंड कुड बी सोल्ड, वो ज़मींदारी सिस्टम में दे कुड बी सोल्ड टू वन फार्मर टू अनदर. तो ये बना दिया. इट डिड एंश्योर अ रेगुलर रेसिप्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू. इससे ब्रिटिशर्स को तो फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें रेगुलर टैक्स मिल रहा था. इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, मान लो अगर कोई फार्मर टैक्स नहीं दे पाता है, it could put the land to the farmers to auction and extract its own share. तो ब्रिटिश क्या करते थे? If any farmer failed to pay tax, नहीं दे पाया टैक्स, तो वो उस फार्मर से लैंड लेकर किसी और को बेच देते थे. But such a policy led to the commercialization of the agricultural structure. और इससे लैंड सेलेबल प्रॉपर्टी बन गया, तो इससे एग्रीकल्चर का भी कमर्शलाइजेशन हो गया. थर्ड कॉज, राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. अब एब्सेंटी का मतलब जो नहीं दे रहे थे, जो टैक्सेस नहीं दे रहे थे. ग्रेजुअली व्हेन ओल्ड जमींदार्स कुड नॉट पे द हैवी अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, देयर लैंड्स वर ऑक्शन. जब जो पुराने ज़मींदार थे वो जब लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो उनसे उनका लैंड लेकर और उसे नीलाम किया गया, ऑक्शन किया गया. Those who bought the land, जिन्होंने वो लैंड खरीदा, did not know anything about agriculture. ऐसा भी हुआ भाई, बहुत सारे ऐसे लोगों ने वो ज़मीन खरीद ली जिन्हें एग्रीकल्चर करना ही नहीं आता था. They were least concerned about the villages because they seldom lived in the villages themselves. और इनमें ज़्यादातर लोग वो थे who were living in cities. सिर्फ एज अ प्रॉपर्टी उन्होंने वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया. उन्हें एग्रीकल्चर करना आता नहीं है और कभी उन्होंने इस लैंड के बारे में चिंता भी नहीं करी, क्योंकि लैंड तो कहाँ है? विलेजेस में. एंड दोज पीपल वर लिविंग इन द सिटीज़. दिस न्यू क्लास ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. तो ये लैंडलॉर्ड्स क्या कहलाए? देखो, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज दे वर नॉट लिविंग इन विलेजेस. वो लैंडलॉर्ड्स हैं but they were living in cities, so they were called as absentee landlords. Brought land as any other commercial commodity. जैसे हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, है ना, just to increase our property. इन लोगों ने वो अग्रेरियन लैंड खरीद लिया, एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया, just to increase their property and realized more and more profit. इन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना था. Their only concern was to collect rent. फिर इन्होंने क्या किया? दे रेंटेड आउट दीज लैंड. गांव में ज़मीन खरीदी है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, खुद तो फार्मिंग करनी नहीं है. फिर क्या किया इन्होंने? दे रेंटेड आउट दीज लैंड टू द फार्मर्स, और फार्मर्स इन्हें रेंट देने लगे. तो दे वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट रेंट. वॉट एवर मीन्स दे हैड टू एम्प्लॉय. बस उन्हें तो वो रेंट चाहिए था कैसे भी. दस द ह्यूमन सेंटिमेंट्स वैनिश्ड. जो ज़मीन से जुड़ा हुआ फार्मर,
का बहुत लगाव होता है ना, ही इज़ इमोशनल अबाउट हिज लैंड, वो गायब हो गया. लव फॉर द लैंड डिसअपियर्ड, द ओनली कंसर्न वॉज मनी. दीज लैंडलॉर्ड्स, इन्हें लैंड से कोई लगाव नहीं था, इन्हें सिर्फ उस लैंड से पैसा चाहिए था. ऑल दिस लेड टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो इससे एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ. इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है. एट दिस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस प्रोसेस को कहा गया है बच्चों, ऑल द गुड्स विच वर मेड बाय हैंड्स नाउ दे वर मेड बाय मशीन्स. और ये प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड में. अब जब मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से भेजा जाने लगा? फ्रॉम इंडिया. एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड रिक्वायर्ड सर्टेन रॉ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटीज. नाउ फॉर अर्लियर व्हेन द गुड्स वर मेड बाय हैंड्स, हाथ से काम होता था तो कम सामान लगता था. अब मशीन तो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर रही है, तो दे रिक्वायर्ड मोर रॉ मटेरियल्स, एंड दिस रॉ मटेरियल वॉज टू बी ब्रॉट फ्रॉम द कॉलोनीज, स्पेशली फ्रॉम इंडिया. Thus the Indian peasants were forced to cultivate, underline कर लो, cotton and jute. ये उगाने के लिए फोर्स किया गया इंडियन फार्मर्स को, क्योंकि क्लॉथ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी सबसे पहले, और कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल टू मेक क्लॉथ, which were needed as raw materials by the factories in England. They had no choice to cultivate what was required by the local residents. Now the Indian farmers were forced to grow cotton and jute. अब वो नहीं ग्रो कर सकते थे जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए. अब उन्हें क्या ग्रो करना है ज़्यादा से ज़्यादा? कॉटन एंड जूट. ब्रिटिश गवर्नमेंट वो खरीद कर इंग्लैंड बेचती थी. Thus the commercialization of agriculture continued unabated, बिना रुके चलता रहा. In this connection, A.R. देसाई उन्होंने कहा है, The British government of India pursued such economic policy. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई which expanded the area of such raw materials as needed by British industries. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रॉप्स उगा सके जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को एज अ रॉ मटेरियल चाहिए. इट thereby accelerated the commercialization. You know what is the meaning of acceleration? Increased the commercialization and specialization of Indian agriculture. So now more and more farmers were forced to grow cotton and jute, ताकि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा सके. एंड द लास्ट कॉज इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. जब लार्ज स्केल लैंड पर कोई एक क्रॉप ग्रो किया जाता है, दैट इज़ नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन इंडिगो, टी एंड कॉफ़ी. क्रॉप अंडरलाइन कर लो. कौन से 3 क्रॉप्स उगा रहे हैं? इंडिगो, नील, टी एंड कॉफ़ी were mainly developed on profit basis. Indigo plantations were developed in Bengal and Bihar, and the tea plantations in Assam, Bengal, South India and the hills of Himachal Pradesh, while the coffee plantations were in South India. ये डेवलप किए गए लार्ज स्केल लैंड पर, दूर दूर तक हज़ारों एकड़ लैंड पर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाया जाता है. और एरियाज़ भी दे रखे हैं, देखो कहाँ इंडिगो प्लांटेशंस हुए, फिर टी प्लांटेशंस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. बट ऑल दीज प्लांटेशंस वर इन फॉरेन हैंड्स. ये सब प्लांटेशंस के मालिक कौन हैं? यूरोपियंस. एंड वर डेवलप्ड ऑन कमर्शियल लाइन्स. बिल्कुल बेचने के लिए, है ना, खुद के कंजम्पशन के लिए तो है ही नहीं, सब कुछ टू सेल आउट. इंडिगो किस लिए ग्रो किया गया? नील, है ना, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है इंडिगो, तो वहाँ सेल हो रहा है. और इवन टी एंड कॉफ़ी, ये प्लांटेशंस डेवलप हुए. दे वर एज मच अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज दैट ऑफ इंडस्ट्री. तो भाई एग्रीकल्चर ग्रो तो हो रहा है ना, टी बुशेस देखी हैं आप लोगों ने, और कॉफ़ी भी प्लांट्स होते हैं जिन पर बीन्स होती हैं, तो ये सब यूरोप एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रो किया जा रहा है.
द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस वेंट अ लॉन्ग वे इन द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो बहुत लार्ज स्केल प्लांटेशंस वर डेवलप्ड इन इंडिया और इसने और इंक्रीज कर दिया द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो दीज वर द वेरियस कॉजेज why commercialization of agriculture was done. Now why the demand for Indian indigo? अभी मैंने आपको बताया था इंडिगो नील, क्यों डिमांड है इंडियन इंडिगो की. Plantation agriculture, especially indigo plantation, became popular because there was great demand for Indian indigo in the world market. इंडिया में जो नील उग रही है उसकी वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा डिमांड थी. The reasons for the same were, अब क्यों थी डिमांड? Quite obvious. First, the great spread of the cloth industry as a result of the industrial revolution in Europe. यूरोप में बहुत तेज़ी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, क्लॉथ, जहाँ पर क्लॉथ बनाया जा रहा है, led to the demand of indigo. और indigo is one of the raw material which is used in cloth industry, especially Indian indigo, because it produced a net blue color as compared to dye from wood which was light pale and dull. कलर बहुत अच्छा आता था इंडियन इंडिगो का, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा थी. सेकेंडली, द डिमांड फॉर इंडिगो वॉज ग्रोइंग बट ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ रीजन the supply of indigo from West Indies and America dwindled between 1783 to 1789. इंडिगो की सप्लाई और कहाँ से होती थी? वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से. लेकिन कुछ कारण ऐसे बने, there were certain reasons, कि 1783 से 1789 के बीच में वो सप्लाई धीरे धीरे कम होती गई. कहाँ से? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से. तो इंडिया में इंडिगो ग्रो करने का प्रेशर बढ़ता गया. Thus cloth dyers of Europe, especially Britain, were forced to procure Indian indigo. जब सप्लाई कम हो गई वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से, सो जो डायर्स हैं, क्लॉथ डायर्स हैं, जो कलर करते हैं क्लॉथ को, उन्हें इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ गई. According to an estimate in 1788, only 13% of indigo imported by Britain came from India. देखो 1788 में सिर्फ 30% इंडिगो इंडिया से जा रहा है, बट बाय 1880, है ना, नियरली 100 years later it grew up to 95% of indigo was exported from India to Britain. Thirdly, the indigo plantations in India became so profitable, इतना फ़ायदा होने लगा, that many British officials of the company left their jobs. Imagine, नौकरी छोड़ दी and themselves took part in indigo plantation, और खुद के indigo plantations develop कर लिए because they were earning a lot of profit. Fourthly, the East India Company even advanced loans to British planters. Even company ने लोन दिए to grow more and more indigo to come to India and set up the indigo plantation units. क्योंकि Indian indigo gave a very nice color, जो दूसरे डाइज थे वो डल होते थे, और Indian indigo बहुत good blue color दे रहा था. So the demand of Indian indigo increased and more stress, more pressure was laid to have plantations of indigo in India. So for today's chapter we'll study till now, and next we'll start results of the growth. क्या असर हुआ? commercialization तो हमने पढ़ लिया, क्यों, वो causes भी पढ़े हमने. Now in next class we'll study about what were the results of this commercialization of crops and agriculture. Till then keep reading 8th class, read your chapters. If you have any difficulty you are free to WhatsApp me, लेकिन अपना लेसन ध्यान से पढ़ो क्योंकि आपका पेपर लेसन के बीच में से आएगा. ओके, टिल देन कीप रीडिंग.